नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। अब बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। वर्धा में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। ट्रेनिंग सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। वहीं सीएम ने कांग्रेस पदाधिकारियों को मंत्र दिया कि अहिंसा का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने नक्सलवाद पर काबू पाने के लिए आदिवासियों का विश्वास जीतने पर भी जोर दिया। हालांकि विपक्ष को उनका मंत्र ज्यादा पसंद नहीं आया। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें वर्धा की, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस पदाधिकारियों के 3 दिवसीय ट्रेनिंग सत्र के अंत में अपने विचार साझा कर रहे हैं। गांधी आश्रम सेवाग्राम में छत्तीसगढ़ सरकार के गांधी के विचारों पर सुराजी योजनाओं की जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि उनकी सरकार कैसे गांव, किसान और गाय जैसे क्षेत्र पर काम कर गांधी के सपनों को पूरा कर रही है। ट्रेनिंग सत्र की समाप्ति के बाद मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ने बताया कि अहिंसा का कोई विकल्प नहीं, इसीलिए उनकी सरकार बीते 2 साल से नक्सलवाद से निपटने, नक्सल मोर्चे पर आदिवासियों का विश्वास जीतने के साथ विकास पर जोर दे रही है। अहिंसा का कोई विकल्प नहीं है। जो गांधी जी ने जो रास्ता बताया पूरी दुनिया को, तो आज भी हमारे लिए है। अब लोग हिंसा से ऊब गए हैं, नक्सलवाद से ऊब गए हैं। अब धीरे धीरे नक्सली सिमटते जा रहे हैं। हम लोग विश्वास जीतने के साथ साथ विकास भी कर रहे हैं। जो उनकी आवश्यकता है उसको पूर्ति करने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो इससे काफ़ी 2 साल में माहौल बदला है। वर्धा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांधी के विचार और सिद्धांतों पर अमल की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या वर्धा में आयोजित प्रशिक्षण शिविर का मकसद कांग्रेस के नए स्वरूप की कवायद है? आखिर इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? क्या बीजेपी से निपटने के लिए कांग्रेस में कैडर बेस बनाने की तैयारी चल रही है? शिविर में इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का शामिल होना क्या कांग्रेस की कोई विशेष रणनीति का हिस्सा है? दरअसल मौजूदा वक्त में भूपेश बघेल कांग्रेस में सबसे ऊर्जावान और ओबीसी वर्ग से आने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह कांग्रेस उनका उपयोग कर रही है, तो क्या भूपेश बघेल कांग्रेस के खेवनार बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं, जिसकी पृष्ठभूमि वर्धा में तैयार हुई है? जाहिर है सवाल कई हैं जो कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को लेकर उठ रहे हैं। सवाल हैं तो सियासत होना भी लाजमी है। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर और मुख्यमंत्री के बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री बिजमन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल गांधी का खाती है, गाती है, लेकिन अपनाती नहीं है। जिस पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि गांधी पर कुछ कहने का हक भाजपाइयों को तो नहीं है, वो पहले गोट से मुर्दाबाद बोलें। वहीं नक्सलवाद के मुद्दे पर भी दोनों पक्ष एक दूसरे को जमकर घेर रहे हैं। गोली का जवाब जब हम गोली से देंगे, अगर वो हमारे एक को मारते हैं तो हम उनके 10 मारेंगे, तब वो बातचीत के लिए टेबल पर आएंगे। और जिस प्रकार की सरकार की नीति है, उस नीति में तो नहीं लगता है कि कांग्रेस नक्सलवाद को समाप्त कर सकती है। नक्सलवाद की जननी ही कांग्रेस है। मोहन जी इस प्रदेश के गृह मंत्री रहे हैं। उनके गृह मंत्री रहते पूरे बस्तर में नक्सलवादियों की समानांतर सरकार चल रही थी। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी। दंतेवाड़ा का जेल ब्रेक उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। हमारा तो स्पष्ट आरोप था कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टियों ने नक्सलवादियों से साठगांठ की थी। माना कि सियासत में बहुत से मुद्दे उठाए और उछाले जाते हैं, लेकिन क्या हर मुद्दे पर सियासत होनी चाहिए? कम से कम नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अफसोस, नक्सलवाद की नासूर पर चर्चा के दौरान भी सियासी वार पलटवार का सिलसिला अक्सर मूल मंथन से ध्यान भटका देता है, जिसकी ना तो जरूरत है और ना उचित। बहरहाल गांधी के विचार और सिद्धांतों पर अमल की चर्चा से पार्टी और प्रदेश कितना लाभान्वित होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। कोरोना के वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो गया है। कोविशील्ड के राजधानी रायपुर से जिलों में पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया है। बुधवार की देर शाम कोरोना वैक्सीन की पहली खेप राजनांदगांव पहुंची। इस दौरान वैक्सीन वाहन के स्वागत को लेकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर तैयारी की गई थी। कोविशील्ड के राजनांदगांव पहुंचने पर पटाखों और बैंड बाजे के साथ उसका स्वागत किया गया। इस दौरान महापौर, कलेक्टर सहित मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने आरती उतारी। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि कोरोना टीकाकरण के लिए 8,500 कोविशील्ड प्राप्त हुए हैं। वहीं जिले में 14,885 लोगों का पंजीयन किया गया है। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत होगी। पहले चरण में 3 सेंटर पर टीकाकरण किया जाएगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मैनपाट महोत्सव का आयोजन 14 फरवरी से किया जा रहा है।
कोरोना वैक्सीन आ चुकी है और अब आयोजन में कोई दिक्कत नहीं होगी और इस पर बीजेपी ने महोत्सव के आयोजन को लेकर भगत की आलोचना की। वैक्सीनेशन सेंटर में कार्य 16 तारीख से प्रारंभ होगा और अभी फर्स्ट फेज के लिए पर्याप्त वैक्सीन यहाँ आ चुका है। राजनांदगांव जिले में अभी तुरंत हमने प्राप्त किया है 8,500 वैक्सीन और 16 तारीख को प्रथम चरण में 3 केंद्र बनाए गए हैं जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को लगाया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। कोरोना का असर उस पर नहीं पड़ेगा सर। गणतंत्र दिवस का आयोजन सादे में और महीन पाठ महोत्सव इतने धूमधाम से। आप इंतजार तो करिए, तब तक कोरोना चला जाएगा। अभी वैक्सीन आ गया है। इसी तरीके से जो बयानबाजी है और इस तरीके का जो काम है सरकार का तो उसके कारण से ये आज छत्तीसगढ़ देश के जो 5 सबसे अधिक संक्रमण वाले राज्य हैं जहां पर कोरोना बहुत तेजी से फैला है, उसमें देश में ये छोटा सा राज्य भी 5वें स्थान के अंदर आ गया है। लोगों को मुफ्त वैक्सीन को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने जहां केंद्र से अपने बजट से सभी नागरिकों के वैक्सीन का खर्च देने की बात की, तो वहीं बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली और दूसरे राज्यों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार भी अपने पैसे से प्रदेश के सभी नागरिकों का टीकाकरण करवाए। इसी बीच कोरोना के वैक्सीन कोविशील्ड का राजधानी रायपुर से जिलों में पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हुआ। बुधवार की देर शाम कोरोना वैक्सीन की पहली खेप राजनांदगांव पहुंची। इस दौरान वैक्सीन वाहन के स्वागत को लेकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर तैयारियां की गई थी। कोविशील्ड के राजनांदगांव पहुंचने पर पटाखों और बैंड बाजे के साथ उसका स्वागत किया गया। 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है। उनको पहले वैक्सीनेशन हो रहे हैं और भारत सरकार उनको मुफ्त में दे रही है। इसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन बचत 132 करोड़ लोग के लिए भी भारत सरकार को, क्योंकि वो जो उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, तो उसमें उन्होंने कहा खरीदने का काम केंद्र सरकार करेगी, तो एक ही रेट रहे। तो व्यवस्था जब सब कुछ अपने हाथ में रख रहे हैं तो फिर राज्य फिर अपने पैसा क्यों लगा? चंदन घिसने के लिए बैठी है क्या राज्य सरकार? राज्य सरकार किस काम के लिए बैठी है? राज्य के लोगों का सुरक्षा का जिम्मा किसका है? ये किसका दायित्व है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये किसके स्वास्थ्य किसका जिम्मा है? तो हर चीज़ को केंद्र करना, इनको मुख्यमंत्री को घोषणा करनी चाहिए छत्तीसगढ़ के पूरे 3 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे। कोरोना का असर उस पर नहीं पड़ेगा सर। गणतंत्र दिवस का आयोजन सादे में और महीन पाठ महोत्सव इतने धूमधाम से। आप इंतजार तो करिए, तब तक कोरोना चला जाएगा। अभी वैक्सीन आ गया है। इसी तरीके से जो बयानबाजी है और इस तरीके का जो काम है सरकार का तो उसके कारण से ये आज छत्तीसगढ़ देश के जो 5 सबसे अधिक संक्रमण वाले राज्य हैं जहां पर कोरोना बहुत तेजी से फैला है, उसमें देश में ये छोटा सा राज्य भी 5वें स्थान के अंदर आ गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बीच ट्वीट वॉर चल रहा है। रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर शायराना अंदाज में एक ट्वीट किया है कि कांग्रेस राज का पर्यायवाची गुंडा राज ही होता है। कांग्रेसी पुलिसकर्मियों से मारपीट कर रहे हैं, पत्रकारों से मारपीट कर रहे हैं, आम लोगों से मारपीट कर रहे हैं। बाकी गाली गलौज और धमकी तो आम बात है, लेकिन न केस न गिरफ्तारी, गुंडों से है सरकार की यारी। दूसरे तरफ बीजेपी नेताओं ने भी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस के राज में भय और आतंक का माहौल बना हुआ है। रमन सिंह के इस ट्वीट पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, गलत काम करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, किसी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि रमन सिंह हम पर उंगली उठाने से पहले अपना कार्यकाल देखें, जहां डकैती और रेप की घटनाएं हो रही थी। जिस प्रकार गुंडागर्दी पे कांग्रेस पार्टी के लोग उतर के आए, एक आदिवासी महिला के साथ मारपीट करते हैं, आदिवासी बालक के साथ मारपीट करते हैं, हत्याओं का दौर चल रहा है। 1 महीने में 18 हत्याएं राजधानी में हो जाती है। बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही है। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने ठीक ही तो आवाज़ उठाई है। कानून का राज है और जो भी अपराधी है या जिन्होंने गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उनके राज्य में सीएम हाउस के सामने डकैती होती है, उसका पकड़ नहीं पता चलता। नया राजधानी में महिला पुलिसकर्मी के साथ बलात्कार होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। रमन सिंह जी पहले जब उंगली उठाते हैं तो उनको
ध्यान रखना चाहिए कि 3 उंगली उनकी तरफ उठती है। उनके शासनकाल में क्या क्या नहीं हुआ है वो सबको पता है। केंद्रीय कृषि सुधार कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक बार फिर से शुक्रवार को मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेसी राजीव भवन से राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। इस मुद्दे पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र के 3 काले कृषि कानून देश के किसानों के लिए नहीं बल्कि चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए हैं। कांग्रेस पार्टी इस कानून का विरोध लगातार कर रही है। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस के पास अब राज्य में काम करने को कुछ नहीं बचा तो वो केंद्र को पत्र लिखते हैं। वहीं कांग्रेस के इस आंदोलन को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके का कहना है कि राजभवन के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेसी हो या कोई दूसरा राजनीतिक दल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी भी किसानों के 3 काले कानूनों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर रैली किया हुआ है, जिसको लेकर के कल राजभवन का घेराव किया जाएगा। दुर्भाग्य है समिति के जो 4 सदस्य बनाए गए हैं वो 3 काले कानूनों के समर्थक हैं, इसलिए किसान उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। कांग्रेस के पास राज्य में काम करने के लिए नहीं बचा है, इसलिए मुख्यमंत्री जी हर बार केंद्र को पत्र लिखते हैं और केंद्र की योजनाओं को लेकर यहाँ पर आंदोलन करते हैं। वो जरा अपनी योजनाओं की समीक्षा कर लें, उसको लागू कर दें तो छत्तीसगढ़ के लोगों का भला होगा। प्रदेश के हर व्यक्ति को मिलने का मुझसे अधिकार है और हर तरह के संगठन मेरे पास मिलने आते हैं। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या जो भी अन्य राजनीतिक दल, सामाजिक कर्मचारी, सब लोग आते हैं मेरे पास, ज्ञापन देते हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इसके तहत भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और संगठन ने नवनियुक्त मोर्चा प्रकोष्ठ और जिला अध्यक्षों को सरकार के खिलाफ जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन में किसानों की भीड़ इकट्ठा करने का टास्क दिया। मोर्चा प्रकोष्ठ और जिले के पद पाने की लालसा में बैठे भाजपा के कार्यकर्ताओं को इसमें परफॉर्मेंस के आधार पर पद दिया जाएगा। वहीं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष इस धरने को अपने शक्ति प्रदर्शन के रूप में ले रहे हैं। रायपुर शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने बताया कि धरने के बाद प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी बैलगाड़ी में राज्यपाल को ज्ञापन देने जाएंगे। धरने में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ काफी संख्या में किसान भी शामिल होंगे। इधर कांग्रेस केंद्रीय कानून के विरोध में शुक्रवार को ट्रैक्टर रैली निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। 22 तारीख को सभी जिला स्थानों पर प्रदर्शन करने वाले हैं। डी पुरंदेश्वरी जी वो भी उसमें शामिल होने वाली हैं। आज किसानों को बारदाना नहीं मिल रहा है, आज किसानों के रकबा काटा जा रहा है, आज किसानों को कूपन नहीं मिल रहा है, तो किसानों की दशा को आवाज देने के लिए भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है। पैदल मार्च करके हमारे किसान भाई युवा मोर्चा भाजपा के साथी आदरणीय प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी जी के नेतृत्व में राजभवन जाएंगे और प्रदेश प्रभारी जी बैलगाड़ी में होगी ट्रैक्टर रैली। कल किसान के समर्थन में कांग्रेस पार्टी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी रैली, ट्रैक्टर रैली निकलेंगे, राजभवन घेराव होगा। काला कानून को आपस ले हो, इसलिए हम लोग कल बड़ा प्रदर्शन छत्तीसगढ़ राजधानी में होगा। रायगढ़ जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर कांग्रेस ने काले पतंग उड़ाकर केंद्र सरकार के नए कृषि कानून का विरोध किया। दरअसल कृषि बिल को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं जाने देती। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में शहर के नटवर स्कूल पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर उन्होंने नारेबाजी की और काले पतंग उड़ाए। आज हम लोग एक पतंग उड़ा करके इस काला कानून को वापस लेने के लिए हम लोग मोदी सरकार से निवेदन कर रहे हैं। जब तक इन्होंने इस कानून को वापस नहीं लेगा तब तक हमारे भारतवर्ष के किसान इनका विरोध करते रहेंगे। कबीरधाम जिले के नगर पंचायत बोरला में वन परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के काफिले का घेराव किया गया। दरअसल आज मंत्री का जिले में 1 दिवसीय दौरा था, जिसमें उनको कवर्धा से होकर चरण तीरथ जाना था, जहां रास्ते में वार्ड के लोगों ने मंत्री का घेराव किया। वार्ड वासियों का आरोप है कि मोहल्ले वालों का ना ही राशन कार्ड बना है और ना ही आवास। वार्ड के लोग पट्टे के लिए कई आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। लोगों ने नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी का आरोप भी लगाया।
पानी के बिल, मकान के टैक्स, तो हम कहाँ से अभी तक के हम लोग न पर्चा पट्टा मिले न हमला आवास मिले। हम एक नाम से मंत्री जी ला रोक के हम बोलना चाहते हैं, यही बात ला अवगत कराना चाहते हैं। तो मंत्री जी है कुछ बात ला ध्यान देते, कुछ बात ला नहीं ध्यान देवा। बार बार राशन पर फार्म भरवावा था, फोटो चिपका थे, आवास पर फार्म भरवाया था, फोटो चिपका थे, पर्चा पट्टा पर फार्म भरवाया था, सबके फोटो चिपका थे और सबके फोटो ला गवा दें, जला दें। हमारे गरीब के कोई सुनाई नहीं है, क्या करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार से बजट तैयार करने के लिए विभागवार चर्चा की शुरुआत करेंगे। 21 जनवरी तक अलग अलग विभागों के मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। इस दौरान बजट प्रस्तावों की जानकारी ली जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पिछले साल बजट में शामिल योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करेंगे। माना जा रहा है कि बजट में इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित योजनाओं को स्थान मिलेगा। वहीं कुछ नई योजनाएं भी शुरू हो सकती हैं। राज्य सरकार का बजट लगभग 1,10,000 करोड़ का होगा। इससे पहले से चल रही योजनाओं को एक बार फिर शामिल किया जाएगा। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार के बजट को लेकर कहा है कि इसमें कोई उम्मीद नहीं है, इस सरकार में कोई काम नहीं हो पा रहा। पिछले वर्ष बजट में जो प्रावधान किए गए थे उन्हीं को पूरा नहीं किया जा सका है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। पिछले वर्ष की लगभग बराबर होगा, लेकिन हमारी प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का है। साल भर हमारे स्कूल कॉलेज और शिक्षा के परिसर बंद रहे, उसको किस प्रकार संचालित करेंगे। हम लगभग एक सप्ताह सभी विभागों के मंत्रियों के साथ, विभागीय अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बजट की चर्चा करेंगे। वो सरकार डेवलपमेंट का काम क्या करेगी। पिछले 2 सालों से विकास पूरी तरह अवरुद्ध है और आने वाले समय पर भी इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। बोलते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो ये इस सरकार के पैदा होते ही साथ दिखाई दे दिया है कि ये सरकार कंगाली की सरकार। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी 20 जनवरी को रायपुर में आईजी, एसपी और कमांडेंट की बैठक लेने वाले हैं। इस मीटिंग में डीजीपी 1 साल के अपराधों की समीक्षा के साथ साथ दागी पुलिस अफसरों पर की गई कार्रवाई की भी जानकारी लेंगे। इसके अलावा पिछली बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों की भी समीक्षा की जाएगी। वहीं बजट के लिए सुझाव भी लिए जाएंगे। डीजीपी डीएम अवस्थी ने कहा कि एसपी की पिछली बैठक में लंबित मामलों के निराकरण और दागी पुलिस अफसरों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें थानों से हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसकी जिलेवार जानकारी ली जाएगी। वहीं पुलिस और आम लोगों के लिए शुरू की गई समाधान स्पंदन कार्यक्रम को लेकर भी अफसरों से सुझाव मांगे जाएंगे। जिन जिलों में पिछले कुछ महीनों में गंभीर अपराध हुए हैं, उन जिलों के अफसरों पर गाज भी गिर सकती है। कमांडेंट्स को भी बुलाया गया है और कमांडेंट्स ने क्या किया इस साल में वो भी अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो कुल मिला के पुलिस की और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में क्या चल रहा है वो भी देखा जाएगा। तो पूरे दिन की बैठक है, उसमें पूरे छत्तीसगढ़ पुलिस में जो गतिविधियां चल रही हैं उनकी समीक्षा है। सुकमा के नक्सल गलियारे से सुरक्षा बलों और पुलिस की खुफिया एजेंसियों को बड़ी खबर मिली है। नक्सलियों के सबसे मजबूत बटालियन के चीफ हिरमा की मौत हो गई है। हालांकि इस खबर की अब तक पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 का चीफ हिरमा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, जिसकी मौत हुई है। खुफिया एजेंसी मामले की जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। हालांकि कोई भी अधिकारी इस मामले में अब तक कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इसके पहले भी कई नक्सली कमांडरों की मौत की खबरें आ चुकी हैं, जिनमें नक्सली कमांडर रमन्ना की मौत की खबर भी इसी तरह सामने आई थी। बाद में नक्सलियों ने इसकी पुष्टि भी कर दी थी। वहीं कई बार नक्सली कमांडर पापाराव की मौत की खबरें आ चुकी हैं, जो हमेशा गलत साबित हुई हैं और पापाराव अब भी बस्तर में सक्रिय है। इधर राजनांदगांव के मानपुर इलाके में नक्सलियों ने परदोनी गांव के सरपंच पति की हत्या कर दी। बुधवार रात करीब 8 बजे 12 से 15 की संख्या में नक्सली मैनूराम सलामे के घर पर पहुंचे और जबरिया उसे अपने साथ ले गए। नक्सलियों ने मैनूराम पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया। लाल दहशतगर्दों ने लाठी, डंडे और बंदूक की बट से पीट कर उसकी हत्या कर दी। सुबह परिजनों ने वारदात की सूचना पुलिस को दी। नक्सलियों के खिलाफ मामला दर्ज कर इलाके में सर्चिंग की जा रही है। वहीं बता दें कि बीते 8 मई को परदोनी इलाके में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 4 नक्सली ढेर हुए थे, तो वहीं थाना प्रभारी श्याम किशोर शर्मा शहीद हुए थे। नक्सलियों को मैनूराम पर मुखबिरी का शक था। 10-12 एकड़ रही में खेती रही तो फिर उतना
अंतर ही में हो ही बाद में फिर बात कर रही का बोले तुमन तुमन का बोले छोड़ाए कि नहीं छोड़ा? अरे चौड़ायन पर मानते नहीं गए और लोडी में उदाड़ गए थे। बरदुनी गाँव है मानपुर के पास में, वहाँ पूर्व सरपंच या वर्तमान सरपंच पति है मैनू राम सलामी करके, उनको घर से बुला करके कुछ दिन ले जा करके लाठी डंडे माओवादी द्वारा हत्या की गई है, मुखबिरी की है पुलिस को करके, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।